हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म बाय यूजिंग मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। कल की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म बाय यूजिंग टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। आई होप आप लोगों ने वो क्लास देखी है। अगर नहीं देखी, उसका लिंक आपके साथ मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर किया था। उसकी क्लास का लेक्चर का लिंक पीडीएफ दोनों आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जाकर वहां पे देखिए। अब आज की क्लास के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म बाय यूजिंग मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन दिखाऊंगी। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे तो 2018 के नेट के पेपर में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोड्यूसर इज दिस। प्राइस हमें दिया हुआ है, हमें बताना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर इन इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो हम लोगों को अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा तो हम लोग मेंबरशिप क्लासेस के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको भी ज्वाइन करनी है वो क्लासेस, तो 89 रुपीज पर मंथ के अंदर आप लोगों के लिए नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो अवेलेबल रहेंगे चैनल के ऊपर। तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हैं सो दैट आपको भी उन क्लासेस का एक्सेस मिल सके। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपने बेसिस पे ट्राई करना चाहते हैं, अपने बेसिस पे ट्राई करिए। अगर आप लोगों को हेल्प लगती है तो क्लासेस को ज्वाइन करिए। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, बट उससे पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच की। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। मैंने आपको बताया था कल भी कि हम जब फर्म के बारे में बात कर रहे हैं, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्म चाहती है कि वो क्या करे, वो प्रोडक्शन करे। प्रोडक्शन करने के लिए उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो लेवल ऑफ आउटपुट है जो वो प्रोड्यूस करे। बिकॉज जब भी हम फर्म के इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं? फर्म वो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगी जिसको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फर्म को डिसाइड करना पड़ेगा कि दैट इज द लेवल ऑफ आउटपुट जिसके बाद उसको कोई जरूरत ही नहीं है कि वो अपना लेवल ऑफ आउटपुट चेंज करे। और वो लेवल ऑफ आउटपुट वो किस बेसिस पे डिसाइड करती है? वो डिसाइड करती है बाय थ्रू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा उसके बेसिस पे आपकी फर्म डिसाइड करती है कि हम लोग क्या करेंगे, हम ये पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। अब जब भी उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो कल की क्लास अगर आप लोगों को याद होगी, तो कल की क्लास में मैंने बोला था कि हमारा जो प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल क्या क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। डी बाई डी क्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू माइनस डी बाई डी क्यू ऑफ टोटल कॉस्ट, यही करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बोला कि डी पाई बाई डी क्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू को जब हम क्वांटिटी के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू। और स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट, यही आएगा। अब जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई होप आप लोगों को मैक्सिमा मिनिमा वाली क्लास रिमेम्बर होगी। अगर मैक्सिमा मिनिमा वाली क्लास आप लोगों को रिमेम्बर है तो आपको पता है, तो हम अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम डी पाई बाई डी क्यू को जीरो पुट करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है, जीरो पुट करने के बाद एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम लोगों के पास कंडीशन क्या आती है? एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो हम लोग जब इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि फर्म क्या करेगी? फर्म एक आउटपुट डिसाइड करती है, किसके बेसिस पे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पे। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हमें सबको पता है कि पाई इज व्हाट? पाई दैट इज द प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट।
अब हम प्रॉफिट को अगर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। और जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास एम आर इज इक्वल टू एम सी। ये कंडीशन आती है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। तो हम बोल रहे हैं कि जब भी हमारी फर्म इक्विलिब्रियम पे है तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन? एम आर इज इक्वल टू एम सी, दिस इज द कंडीशन जो हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म की कंडीशन है। बट दिस इज वन कंडीशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि नेसेसरी कंडीशन है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि क्या सफिशिएंट, इसके अलावा एडिशनल कंडीशन क्या होनी चाहिए फॉर अ फर्म टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब यहां तक जितना मैंने आपको समझाया हम उसका राइट अप देखेंगे। आफ्टर दैट फिर से हम इस पे वापिस आएंगे। देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म के बारे में अगर हम बात करें, a firm is said to be in equilibrium when it has no tendency to change its level of output. In other words, the firm is maximizing its profit or minimizing its losses. कल भी हमने definition पढ़ी थी, at that level of production. The most widely accepted method of analyzing firm's equilibrium is the marginal revenue, marginal cost approach. अब conditions के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अभी जो हमने कंडीशन बात की दैट इज नोन एज द नेसेसरी कंडीशन, या इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। First order condition या necessary condition, the firm must produce that level of output where MR is equal to MC। अभी डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब मार्जिनल रेवेन्यू आप सबको पता है, एडिशनल रेवेन्यू, जब भी हम वन एडिशनल यूनिट आउटपुट का सेल कर रहे हैं तो एट दैट टाइम जो रेवेन्यू हमें मिल रहा है दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। लाइक वाइज आपको मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन भी पता है, जब हम वन मोर यूनिट आउटपुट का प्रोड्यूस कर रहे हैं एट दैट टाइम जो हमारी पॉकेट से पैसा जा रहा है, जो एडिशनल कॉस्ट एट दैट टाइम हम बेयर कर रहे हैं दैट इज नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम भी साथ में ही बना लेते हैं। अगर आप डायग्राम पे देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एमआर और एमसी अप्रोच यूज कर रहे हैं। अब देखिए आपको एमआर भी पता है, आपको एमसी भी पता है, दोनों की कर्व्स आपको पता है। मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व कैसी होती है, आप में से मुझे कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा। एमआर की कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। जस्ट कैसी कर्व होती है हमारे पास एमआर की, एमआर की कर्व होती है हमारे पास डाउनवर्ड लाइक दिस, ठीक है, दिस इज माय मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब यहाँ पे इसको जब आप ड्रॉ करेंगे प्लीज मेक श्योर कि ये कर्व आपके वाई एक्सिस को टच करे, ठीक है, मेरी शायद टच नहीं कर रही है। हाँ ये लाइक दिस। तो ये मेरी मार्जिनल रेवेन्यू है और मार्जिनल कॉस्ट आप में से मुझे बताएगा कि कैसी शेप होती है। मार्जिनल कॉस्ट की शेप कैसी होती है हमारे पास, मार्जिनल कॉस्ट इज यू शेप। ठीक है, आप लोगों को मैंने कर्व्स पढ़ाई हैं इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज पुरानी क्लासेस को देख कर आइए। दिस इज माई मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहां पे एमआर और एमसी क्या करेंगे, इक्वल होंगे। और आपको क्लियरली दिख रहा है दिस इज द पॉइंट। तो इसका मतलब OQ इज माई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। OQ क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, ठीक है, जैसे अगर मैं डायग्राम यहाँ पे वापस से ड्रॉ करूं तो दिस इज माई एमआर, दिस इज माई एमसी, ठीक है, दिस इज माई एमसी। अगर अब आप देखिए तो एमआर और एमसी यहाँ पे भी बराबर है, एमआर और एमसी मेरा यहाँ पे भी बराबर है, ठीक है, दो पॉइंट्स है जहां पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है। इसका मतलब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के बेसिस पे जाएं तो एम आर इज इक्वल टू एम सी, मुझे पॉइंट ए में भी मिलेगा, मुझे पॉइंट बी में भी मिलेगा। तो इसका मतलब
कि मेरा OQ1 और OQ2 दोनों इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होने चाहिए, या फर्म OQ1 प्रोड्यूस करे या फर्म OQ2 प्रोड्यूस करे। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर हम पॉइंट ए में देखें, तो पॉइंट ए के बियॉन्ड क्या है? पॉइंट ए के बियॉन्ड मेरा मार्जिनल कॉस्ट कम हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मैं क्या सोचूंगी कि मुझे जब रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है तो मैं तो प्रोडक्शन करूंगी। ठीक है, मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी है ज्यादा पैसा कमाने की, तो क्यों मैं स्टॉप कर दूंगी OQ1 में? तो इट्स अ कॉमन सेंस थिंग कि मैं OQ1 पे प्रोडक्शन स्टॉप नहीं करूंगी, मैं प्रोडक्शन बियॉन्ड करूंगी OQ1 के। इसका मतलब जो हमारा पॉइंट ए है इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास इक्विलिब्रियम नहीं है फर्म में। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हो सकता। नाउ मैं यहाँ पे एट पॉइंट बी क्यों प्रोड्यूस करूंगी? बिकॉज अगर आप पॉइंट बी में देखें, तो पॉइंट बी में MR इज इक्वल टू MC तो है, बट आफ्टर पॉइंट बी मेरा मार्जिनल कॉस्ट राइज कर रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू फॉल कर रहा है। तो पॉइंट बी के बियॉन्ड मेरे पास कोई इंसेंटिव नहीं है प्रोडक्शन का, मेरे पास कोई इंसेंटिव नहीं है प्रोडक्शन का। तो बिकॉज मेरे पास कोई भी इंसेंटिव नहीं है बियॉन्ड पॉइंट बी प्रोडक्शन करने का, तो मैं क्या करूंगी? मैं पॉइंट बी में प्रोड्यूस करूंगी, और पॉइंट बी मेरे पास होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट। क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास एक और कंडीशन बनी किसकी? फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द पॉइंट, फर्स्ट कंडीशन MR इज इक्वल टू MC। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पॉइंट ए में क्या हो रहा है? MC ऊपर से कट कर रही है, MC कट कर रही है MR को फ्रॉम अबव। MC कट्स MR फ्रॉम अबव। लेकिन एट पॉइंट बी क्या हो रहा है? पॉइंट बी के अंदर हमारी MC जो है वो नीचे से कट कर रही है, लाइक दिस। पॉइंट बी में MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। और हमने देखा कि जहां पे MC MR को कट कर रही है फ्रॉम बिलो, दैट इज बेसिकली द इक्विलिब्रियम पॉइंट। वही मेरे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट बी जो है, जहां पे दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नंबर वन, MR इज इक्वल टू MC, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन। दूसरा, MR कट्स सॉरी MC cuts MR from below, that is known as the second order condition या sufficient condition। वहां पे हमें इक्विलिब्रियम मिलता है फर्म का। क्लियर? कुछ कुछ समझ आया? तो इसको एक बार रीड करिए। सेकंड ऑर्डर कंडीशन, इक्वालिटी ऑफ MR एंड MC is not enough. It is also necessary that the MC curve cuts the MR curve from below, जो मैंने अभी आपको बताया। If MC cuts MR from above, then beyond this point MC is less than MR, जो मैंने अभी समझाया आपको, and the firm will have an incentive to expand output further. Hence, such a point cannot represent equilibrium. Clear? यहाँ तक? तो डायग्राम मैंने आप लोगों के साथ ड्रॉ कर दी है। देखिए, एक डायग्राम ये है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब बुक में एक और डायग्राम बनी है, वो भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ। बुक में हमारे साथ जो सफिशिएंट कंडीशन की है, लाइक दिस। बुक में हमारे साथ सफिशिएंट कंडीशन के लिए जो डायग्राम बनी है वो इस तरीके से बनी है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको जब रेवेन्यू पढ़ाया था तो वहां पे मैंने परफेक्ट कंपटीशन के टाइम आपके साथ MR इज इक्वल टू AR की ये वाली डायग्राम बनाई थी। तो वहां पे बुक में इस तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन में है। हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे तो अच्छे से इस चीज को समझेंगे। बट रेवेन्यू वाली कर्व से आपको समझ आएगा MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, और जो मैंने आपके साथ डायग्राम बनाई दैट इज फॉर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के लिए मार्जिन रेवेन्यू इस तरीके से होता है, और वहां पे हमारा एवरेज रेवेन्यू इस तरीके से होता है। ये भी मैंने आपको डायग्राम बताई थी क्लास में कि मिडवे पॉइंट होता है ये, और यहाँ पे MC हमारी ये होगी। क्लियर? अब यहाँ पे
अब यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बता रही हूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप परफेक्ट कंपटीशन पे बात करोगे लाइक दिस, परफेक्ट कंपटीशन पे मैंने सबसे पहले क्या बोला, चाहे आपका परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, बेसिक इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म के लिए जो कंडीशन रहेगी दैट इज एम आर इज इक्वल टू एम सी, और दूसरा एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, ये कंडीशन रहेगी। लेकिन व्हेन वी डिस्कस द परफेक्ट कंपटीशन केस, वहां पे एम आर और ए आर बराबर है, MR is equal to MC is equal to AR is equal to price. This is the condition जो हमारी कहाँ पे बनेगी, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और यही यूज करके वो क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा। ठीक है, ट्राई करिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन अगर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन पे बात करें, इम्परफेक्ट कंपटीशन में MR इज इक्वल टू MC, बट MR और MC जो है दैट इज नॉट इक्वल टू प्राइस। ठीक है, वो प्राइस के बराबर नहीं है, वो AR के बराबर नहीं है। तो अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन हमारे पास कंडीशन में MR इज इक्वल टू MC तो है, बट परफेक्ट कंपटीशन में ये कंडीशन एक्सटेंड हो जाती है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ रेवेन्यू कर्व। क्लियर? तो ये लिख लेना। अब यहां तक आई होप आप लोगों को समझ आया। अब मैथमेटिकली भी देख लेते हैं इस चीज को। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के लिए मैंने आपको क्या बोला, पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। दिस इंप्लाइज डी पाई बाई डी क्यू इज इक्वल टू डी बाई डी क्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू माइनस डी बाई डी क्यू ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने क्या निकाला था, एम आर इज इक्वल टू एम सी, मैंने निकाला था अभी आपके साथ। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, मैंने इन डिटेल में आपको बताया है। अब मैक्सिमा मिनिमा वाली क्लासेस सबको याद है? नहीं याद, प्लीज जाकर देखिए। जब हम मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात कर रहे थे, जब हम मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको बोल रही थी वहां पे कि मैक्सिमा के पॉइंट पे भी डी पाई बाई डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, वहां पे हमने डी वाई बाई डी एक्स लिया था, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी मैं डी वाई बाई डी एक्स ले लेती हूँ, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। मैक्सिमा में भी हो सकता है, मिनिमा में भी डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो हमने चेक कर ली कि जहां पे हमारे पास डी पाई बाई डी क्यू इज इक्वल टू जीरो करके हमारे पास आ गया एम आर इज इक्वल टू एम सी। बट हम लोग बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमा में भी हो सकता है, ये मिनिमा में भी हो सकता है। तो देयर मस्ट बी वन मोर कंडीशन जो हमें पता होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपको याद होगा तो मैक्सिमा मिनिमा की क्लास में मैक्सिमा का पॉइंट है, उसको चेक करने के लिए हम इसका डबल डेरिवेटिव लेते थे, डबल डेरिवेटिव लेते थे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे। और जब हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो डबल डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा, डी टू पाई अपॉन डी क्यू स्क्र इज इक्वल टू डी बाई डी क्यू ऑफ एम आर माइनस डी बाई डी क्यू ऑफ एम सी, ये आ जाएगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव में अगर मेरे को बताना है कि मेरा मैक्सिमा का पॉइंट है, तो सेकेंड डेरिवेटिव वाली कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था, ये चीज लेस देन जीरो होनी चाहिए। अगर ये चीज लेस देन जीरो है, इसका मतलब डी बाई डी क्यू ऑफ एम आर मस्ट बी लेस देन डी बाई डी क्यू ऑफ एम सी, यही होना चाहिए। डी बाई डी क्यू ऑफ एम आर का मतलब क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। और डी बाई डी क्यू ऑफ एम सी का मतलब इट इज द स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अगर आप डायग्राम देखें, दिस इज माई एम आर, दिस इज माई एम सी, इस पॉइंट के बियॉन्ड ही तो मेरे को मिल रहा है स्लोप ऑफ एम सी इज राइजिंग और स्लोप ऑफ एम आर इज फॉलिंग। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एम आर जो है दैट इज लेस देन स्लोप ऑफ एम सी, यही मुझे मिल रहा है। तो यही मेरी क्या बनेगी, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, दैट इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर अब मैं आपसे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पूछूं, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में क्या है, एम आर मस्ट बी इक्वल टू एम सी, एम आर और एम सी बराबर होने चाहिए। और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में एम आर सॉरी एम सी जो है दैट मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो। दिस इज माई सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। और इसको कैसे बोलते हैं कि स्लोप ऑफ एम आर जो होना चाहिए दैट मस्ट बी लेस देन द स्लोप ऑफ एम सी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आई होप समझ आया। ठीक है, तो यही आपकी एम आर एम सी अप्रोच थी जो मुझे आज आपको क्लास के अंदर कन्वे करनी थी।
ठीक है। अपना कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टाइम स्टैम्प के साथ पूछना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और साथ ही प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और कमेंट बॉक्स में आपको एक हाई बटन मिलेगा, प्लीज उसको भी प्रेस करिए सो दैट चैनल को बूस्ट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।